अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी, और ये बेसिकली राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या के ऊपर होने वाली है। सो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगी। डेफिनेटली मज़ा आएगा वीडियो देखकर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, काफ़ी रियलिटी और बहुत सारी चीज़ें जो कि इससे पहले शायद हम लोग नहीं जानते। और उससे पहले आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे, जैसा आप जानते हैं कि 5 अगस्त आ रहा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है दोनों कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ अनाउंस की गई हैं और भारत में भी आप जानते हैं कि 1 साल पहले जो है वो कश्मीर से 370 उन्होंने हटाया था। तो एक चीज़ तो वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन जो है वो राम मंदिर जो है उसके लिए वो इनॉग्रेशन उसकी होने जा रही है, उसका कोई वहाँ पे फंक्शन होने वाला है। और सब उसके ऊपर भी पाकिस्तान में काफ़ी एतराज़ात किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और अब उसके ऊपर राम मंदिर बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है वो ये कि मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, एक कई 100 साल पहले या कई 1000 साल पहले की एक मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया और उसके ऊपर अब जैसे राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो क्या अगर राम जी होते तो क्या उनको ये सब कुछ अच्छा लगता कि आप किसी की जगह इस तरह से उसको तोड़ दें और उसके बाद वहां पे एक मंदिर बनाएं? मैं ये नहीं कह रही कि पहले वहां पे था या नहीं था, क्योंकि वो भी अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया उसके ऊपर। क्योंकि नेपाल वाले जो है वो अपना दावा कर रहे हैं कि राम तो नेपाल में पैदा हुए थे, वो तो भारत में थे ही नहीं। तो वो एक नई डिबेट शुरू हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, सर शुक्रिया। सबसे पहले ईद मुबारक आपको, जो भी गुज़िश्ता ईद गई है। हाँ, माशाल्लाह बड़ा खून बहाया गया है, तो मुबारक तो देनी चाहिए। सर वो मैं तो तो वैसे तस्वीरें देख भी रहा हूँ। सर वो तो वैसे भी लोग, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ये किया जाता है, तो ये तो एक खैर मजहबी नहीं, है नहीं, पूरी इस दुनिया पे। में नहीं किया। मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ कोई 10 साल। मैंने कभी नहीं देखा है ये गंदगी और सड़क हाँ के नहीं, ऊपर। वो एक अलग चीज है कि वो जिस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है गंदगी फैला के, वो वो एक एक अलग बात है। अलग डिबेट है। लेकिन सर जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की कि 5 अगस्त की, और जी। पाकिस्तान ने भी बड़ा अनाउंस किया है, यहाँ तक कि वो जिससे मैं बड़ी मतलब मुझे हंसी भी आती है और मुझे अफसोस भी होता है कि क्या हो रहा है कि वो कश्मीर हाईवे का नाम जो है वो श्रीनगर हाईवे रख दिया है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं इस्लामाबाद के बजाय मेरा एड्रेस जो है वो दिल्ली का हो जाएगा, ये इस्लामाबाद का नाम बदल के दिल्ली रख देंगे और यहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। तो खैर ये जी बच्चों वाली सी बात मुझे लगती है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इसके ऊपर मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट डे है और आगे क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक अगस्त की 5 तारीख जो हम्म, कल है या परसों है, राम जन्मभूमि या अयोध्या की जो बात है, वो 1947 से लेके जो आज़ादी हिंदुस्तान की थी, वो मेरा ख्याल है आज़ादी अब मिली है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस ये रही, और वहाँ उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू चाहते थे
कि कोई ये ना कह दे कि पाकिस्तान मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन है सब कॉन्टिनेंट में, या नॉन अलाइंड मूवमेंट में, या अरब लीग में, जहाँ पे भी है रिप्रेजेंटेशन के हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें उन्होंने मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, उन्होंने इतना ब्लैकमेल किया कि आज वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि हर जगह हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा, ये होगा, वो होगा, कि बाबर जो हिंदुस्तान का दुश्मन था उससे मौलाना आज़ाद ने शुरू में 47 में एज एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ये ऐसे ही है कि पोलैंड हिटलर को अपना बादशाह बना दे, ये यानी इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। ना वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ना वो मरा, ना उसने कुछ ढंग की बात की, वो आया, लूटा, वो लड़ा भी इब्राहिम लोदी से। और हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ तो बाबर ने इतना मारा है, इतना खून रेजी की है, ये जो पश्तूनों का एरिया मुसलमानों को, कि he wanted to basically accumulate wealth। उनका और क्या इंटरेस्ट था? तो ना वो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना वो मरा। उसने एक हिंदुओं के, ये मुसलमानों का इसमें कोई रोल ही नहीं है कि राम कहाँ पैदा हुए। ये इशू हिंदुओं का है कि वो क्या समझते हैं वो हमें एक्सेप्ट करना है, वरना आप हिंदू बन के डिबेट कर लें, है ना। वो तो नहीं आपसे कह रहे कि प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ पैदा हुए या वही कहाँ उतरी, तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। आपने उस एक्शन को सराहा जिसमें उनके जो विष्णु के जो इनकारनेशन जो है, द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड राम, उसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना के मुंह पे थप्पड़ मार के और चले गए। वो जो कहते हैं दिल्ली में कर लो जो करना है, हम तो आएंगे गुंडों की तरह। आप किसी के मुल्क में एक तो आए क्यों? बोले तो सब जाते थे। अरे भाई सब जाते थे तो हिंदुस्तान में तो नहीं गया कभी? हिंदुस्तान से आपने कभी सुना है कोई फौज गई भी हो? वहां महाराजा रंजीत सिंह के अलावा तो कोई बाहर निकला ही नहीं। तो ये मेंटालिटी जो मुसलमानों की थी कि हमारी मस्जिद शहीद हो गई। अरे बेशर्मो, तुमने तो कितने चर्चों को बर्बाद किया। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा तुमसे कि ना करो, तुमने उमैयद मॉस्क नहीं कर दी दमिश्क के अंदर, सेंट जॉन्स चर्च को। लेकिन सर, एक अगर कोई गलती करता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने, मुसलमानों ने गलती की थी, तो उस गलती को जरूरी तो नहीं कि वही गलती दोहरा के हिंदू अपने आप को बेहतर करे। नहीं, मेरी बात जो मैंने शुरू में कहा था सर, कि अगर इस वक्त लॉर्ड राम होते तो क्या उनको ये अच्छा लगता कि इस तरह का झगड़ा हो रहा है आपस में, या ये कि छोड़ दे वो मस्जिद को या उसको। ये जो आपस में नेपाल और इंडिया का भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि वो वहां पैदा ही नहीं हुए थे, तो पहले ये तो डिसाइड कर ले कि वो पैदा कहाँ हुए थे, वहां पे जाके बनाए ना। पहले नेपाल तय तो कर लें कि वो उनको चाइना चला रहा है या पाकिस्तान चला रहा है, या पाकिस्तान के अंदर छपी हुई इंडियन करेंसी कहाँ से जा रही है। ये छोटी मोटी बातें इनको जाने दें। पाकिस्तान बहुत इसमें इंडिया से इस फार अहेड की जेब में कितना लिफाफा जाता है। हमें तो मोहल्ले मोहल्ले में लिफाफे वाली जर्नलिज्म तक होती है। तो हमसे कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं कि हम किस हुकूमत से क्या स्टेटमेंट दिलवा दें। ये जो बाकी दुनिया समझती है मुमकिन नहीं है। हम अमेरिकन एम्बेसडर से स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। वो पैटरसन चली गई थी ना कायरो, जब बंगाजी पे अटैक हुआ था, चुप करके वहां अरबी में शायरी कर रही थी, पाकिस्तान से ही थी ना। आप ये सब छोड़ दें। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो था साउथ अफ्रीका का, उसमें सबसे पहले बात होती है ट्रूथ, देन यू हैव रिकंसिलिएशन। मुसलमानों ने तो झूठ बोलने का ठेका लिया। और अगर वो बेचारा के अहमद जो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होता, जिसने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जिसने कहा कि वे सारा मंदिर नीचे है, आप कह रहे नहीं। क्यों कह रहे थे हिंदुस्तान के मुसलमान या पाकिस्तानी कि यहां मंदिर नहीं है? पिछले आप सोचिए 1992 में मस्जिद गिराई गई ना, 1990, हाँ शायद उसी जमाने में। आज तक किसी ने कहा कि ये नीचे मंदिर था? किसी ने
सच बोलने की हिम्मत ही नहीं की कि बाबर हमारा बादशाह नहीं है। पाकिस्तान में बाबर को तो बहुत बड़ा समझा जाता है ना, उसने पाकिस्तान को ही लूटा। हम इतने बेशर्म हो गए कि अहमद शाह अब्दाली जिसने लाहौर को आग लगा दी, The only invader who destroyed लाहौर, वो लाहौर में मेरा ख्याल है सबसे पॉपुलर बादशाह समझा जाता है। एक मिसाइल भी शायद आपका अब्दाली के नाम पे है। जब तक सच नहीं बोलेंगे बेटा, ये तो आगे बात बढ़ नहीं सकती। लेकिन सर एक चीज है कि दुनिया तो बहुत जमाने की बनी हुई है ना, अभी की तो नहीं है। तो अगर उस वक्त हम कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं खोजना शुरू करें, अगर हम चेक करने लगे, हर चीज के नीचे कुछ कुछ निकल आएगा। तो निकले, सारी ये आर्कियोलॉजी की साइंस है ही इसमें। आप तो बलूचिस्तान में पिराक क्या है, किसी को पता है कि जो लूट मार हो रही है चाइना बलूचिस्तान में कर रहा है, वो क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग? पहले तो क्रिश्चियंस थे, हिंदुइज्म थी, इस्लाम तो बहुत बाद का है ना। इस्लाम तो कहां से आ गए क्रिश्चियन? 2000 साल हुए बात है। मोहनजोदारो में क्या 5000 साल पुराना शहर आपका, वहां क्या क्रिश्चियन थे? नहीं थे। मैं आपको सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस्लाम जो है वो तो काफी बाद में आया है ना, उससे पहले दूसरे मज़ाहिब थे, दूसरे रिलीजन्स थे। तो अगर हम इसी तरह से चेक करना शुरू करें तो हर मस्जिद, हर मंदिर, हर किसी के नीचे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। नहीं, क्यों निकलेगा? किसने लूटा हिंदुस्तान को? किसी क्रिश्चियन ने आगे लूटा? पहली मस्जिद दुनिया की हिंदुस्तान में बनी, मदीने के बाद पहली मस्जिद एक हिंदू बादशाह ने अपने घर में दे दी कि वो बलदीव गए हुए थे और वहां के बादशाह से बात हुई कि वो जो चांद के टूटने का मोजा है उन्होंने देखा। वो हिंदू बादशाह की दरगाह बनी हुई सुल्तानत ऑफ ओमान में आज वो वाहिद हिंदू है जिसकी कब्र है, टू ऑनर हिम। और हमने जवाब उसका ये दिया कि उन्होंने कहा ये साउथ के मुसलमान क्या कहते हैं। सिंध में आने से बहुत पहले तमिल मुसलमान कोरोमंडल कोस्ट के अंदर, उनके गानों में बीबी फातिमा का जिक्र है। क्या आप पढ़ेंगी तो हैरान हो जाएंगी कि ये जो वेस्ट कोस्ट जो नहीं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, वहां पे मुस्लिम ट्रेडर्स आके, आई एम नॉट इवन टॉकिंग मलयाली, ये तमिल जो है जो मद्रास चेन्नई के पास के, ये कहाँ के हैं? हमने तो माना ही नहीं। सिर्फ उनका दुख ये था कि वो काले थे, तो हमने उनका कहना नहीं, काला मुसलमान हमको नहीं चाहिए, जो गोरा आके हमारी ठुकाई करेगा हम उसको कहेंगे ये देखिए। और जिस शख्स ने मोहम्मद बिन कासिम ने आके इमाम हुसैन की फैमिली को कहा कि जिसको पनाह दी उनको वापस दो, वो हमने हीरो बना लिया। तो क्या था, उसका रंग गोरा था ना भाई, तो कुछ नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, उसने तो 18 साल मक्का के अंदर हज नहीं होने दिया, उस पर बमबारी करके ये काबे को तोड़ दिया। तो हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? और जहां तक मस्जिद पे दुख होने की बात है, ये जब बाबरी मस्जिद टूटी तो आपको पता है कितनी मस्जिदें टूटी हैं मक्का के अंदर। इन्होंने तो मंदिर बनाने की बात की ना, उन्होंने पार्किंग लॉट बनाया, उन्होंने सफा मरवा की पहाड़ियों को काट के किंग खालिद का महल बनाया। एक पाकिस्तानी के मुंह से टीट नहीं निकलती है। ये इंडिया के अंदर जो बहुत शोर करे ना, मस्जिद शहीद हो गई, अरे तुम्हारे बाप ने आके शहीद कर दी मक्का के अंदर, तुम चुप रहे क्योंकि वो तुम्हारी जेब में रियाल डालते हैं। इसका मतलब है दी डिफाइनिंग फैक्टर इज कि हमारे गुस्से की कीमत कौन अदा कर रहा है, और क्योंकि हिंदू हमारे गुस्से की कीमत नहीं अदा कर रहा, इसलिए हम गुस्सा दिखाएंगे। मक्का के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के घर पे सीमेंट करके पार्किंग लॉट बना दें, आपको गुस्सा ना आए? अरे कैसे? और आप ये भी नहीं पूछ रहे भाई, वो शैतानों पे पथराव कर करके वो शैतान बड़ा होता जा रहा है। मैंने 2 दफा हज किया, 78 में, मैं 1982 में किया है। मैंने वो जो छोटे छोटे शैतान थे, वो मैं आज देखता हूँ 3 मंजिला शैतान है। उनकी सड़कें जा रही हैं, मोबाइल यानी पथराव आप करने के लिए कई कई तरीके बने हुए। क्यों झूठ बोल रहे हैं हम अपने आप से? उनको कह रहे हैं वो बुत परस्ती कर रही है, यहां नहीं बुत परस्ती कर रहे हम। जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है तौहीद का, उसके अलावा तो उसका कुछ भी नहीं है ना, कि एक है और फिनिश, और किसी के सामने नहीं झुकना। ये हर टुच्चे के सामने झुक जाते हैं।
अब तो यूएई वाले निकालेंगे हमको, खुदा कहाँ जेब कतरे। रोज अखबार में डरते डरते देखता हूँ, एक पकड़ा जाता है गैंग रेप में, कोई चोरी में, कोई पासपोर्ट में। हर रोज सुबह अगर कोई क्राइम में ना इन्वॉल्व हो हमारा पाकिस्तानी बच्चा या कनाडा में, तो उस दिन सांस लंबी आप लें। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनसे कहा सच नहीं, हमने कभी नहीं बोलना। हम राजा दाहिर के बजाय हम उस जिसने पनाह दी रसूलुल्लाह की फैमिली के, हम बजाय मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना दिया। और एक शख्स नहीं है इन पूरे पाकिस्तान में जो ये कहने की हिम्मत रखे, कह रहे कमबख्तो मोहम्मद कहाँ, महमूद गजनवी कहाँ, तुम सोमनाथ को तोड़ने आ गए। तुम्हारे पैगंबर ने कहा हाथ नहीं लगाना किसी दूसरे की प्रेयर को टच नहीं करना, उसको गाली नहीं देना ताकि वो गाली हमको ना दे। हमने कहा ये कोई बात ही नहीं, हमारा जो नीचे आएगा उसको ये तो गुलाम बनेंगे, उसकी बेटियां। इसमें तो यही बताया गया है कि बल्कि हर मजहब में यही बताया गया है कि एक दूसरे के हर का मुझे नहीं पता, की इज्जत करें, जो कोई भी नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि बाकी क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सामने झूठ बोला जा रहा है आज तक, ये श्रीनगर रोड जैसे बना रहे हैं, ये पता है क्या होगा कि इसी रोड पे श्रीनगर से इंडिया की फौज आएगी, तो उनको बता रहे कि भाई कि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये कोई हालत है कि पाकिस्तान के कश्मीर में, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, आप सारे दानिश्वर वहां के पकड़ के उनसे बोले सर 5 मिनट कश्मीरी जबान में किसी इंडियन कश्मीरी से बात कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग चाहती हूँ। यू विल नॉट फाइंड वन पर्सन, दे किल्ड द लैंग्वेज। आज पाकिस्तान कश्मीर के अंदर एक शख्स ऐसा नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। है मैं जानती हूँ एक ही को जानती हूँ। चलो बच क्या होगा, हमने बड़े ढूंढ के निकाले, उनको कश्मीरी आती है। बट कैन यू इमेजिन कि हमने 70 इयर्स में वी वाइप्ड आउट अ लैंग्वेज। बिल्कुल, ना उन्हें उर्दू ठीक आती, ना पंजाबी, ना पहाड़ी, ना कश्मीरी। लेकिन सर 5 तारीख को सिर्फ राम मंदिर का ही नहीं हो रहा, उसके अलावा 370 भी है के 370 हटने के ऊपर भी पाकिस्तान काफी कह रहे हैं कि जी हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। उसके लिए हमने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है, और हमने एक बड़ा अच्छा गाना भी बनाया है। वो गाना भी आपको हम 1-2 दिन में मिल जाएगा सुनने के लिए। मुझे नहीं आता। देखिए, और हमने हम 1 मिनट के लिए चुप भी रहेंगे सर, हम 1 मिनट तक बोलेंगे नहीं। और अगर इंडिया ना माना तो फिर हम इंडिया से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम इंडिया से कभी नहीं बोलेंगे। तो सर आपको क्या लग रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है इंडिया को? दुनिया के पास प्रोटेस्ट हमारा रिकॉर्ड होगा? कोई पता। देखिए आपके पास अब, आपको यूएई और सऊदी अरेबिया तक तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चीन को मिल जाएगा, ईरान को मिल जाएगा कुछ पैसा चीन से, वो बात कर लेगा आपसे कुछ। फिर आपकी शियों के साथ दुश्मनी है तो क्या ईरान, बेचारा ईरान क्या कर लेगा? आप तो पकड़ के हजारों को मारते हैं क्योंकि वो शिया। अच्छा, दूसरे शियों को नहीं मारते क्योंकि पता नहीं चलता भाई मियां पड़ोसी शिया। तो मेरे जो रिजवी नाम के दोस्त हैं उन्होंने अपने, मेरा भी नहीं पता चलता, लोग मुझसे पूछते रहते हैं काज़मी, तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी नहीं बताती कुछ, मेरे जिसको जो समझते समझते। नहीं बोलो ये काज़मी। हाँ, काज़मी तो शिया हुआ ना फिर। अरे मारी खत्म हो गया किस्सा। अच्छा ये देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, राइजिंग इन कश्मीर। ये किताब पाकिस्तान में नहीं मिलती। इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि ये छाप नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वहां को बहुत ही सुपर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं। अगर हम डफर हैं तो वो नीम डफर तो हुए ना। ये किताब कोई छापने के लिए तैयार नहीं। ये मेजर जनरल रेडर्स इन कश्मीर अकबर खान की है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने फ्रॉड करके 20,000 ब्रिटिश पुलिस राइफल्स को लेके ट्राइब्समैन को दी, और जो हमारे लंडी कोतल साइड पे नहीं बनती हैं जाली बंदूकें, वो लेके पिंडी की पुलिस को दी, जो फायर करते हुए फट गई। मेनी पीपल डाइड व्हाइल फायरिंग द फर्स्ट शॉट। ये सब लिखा है कि क्या इन्होंने लुटेरपनी किया, कैसे लड़कियों के पीछे भागे।
उन्होंने को ये भी नहीं था कि मुसलमान है हिंदू ने कहा जाने दो इसको, तो अभी हमको फ्री टाइम मिला इधर। They were sitting outside Srinagar, वरना they would have done it, but the invasion came from Pakistan. पाकिस्तान का तो सिंपल पार्टीशन जो इंडिपेंडेंस एक्ट है जो भी 1945 का है, शायद ब्रिटेन का, ब्रिटिश लॉ के तहत पाकिस्तान बना है, कोई हदीस या कुरान की वजह से नहीं बना, ये समझ ले सारे पाकिस्तानी। You were a country made because Britain wanted you to be। जब उन्होंने कहा कि every one of the princely states will choose to join Pakistan, India or stay independent, तो हैदराबाद ने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उन्होंने 1 साल तक पाकिस्तान हुकूमत का खर्चा निज़ाम साहब ने चलाया और जिन्ना साहब के थ्रू पैसा, मीर लायक के थ्रू पैसा जाता था पाकिस्तान को। फिर वहाँ हैदराबाद एक्शन हुआ, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट कश्मीर्स रूलर ऑप्टेड टू जॉइन इंडिया। आपको उसमें कहाँ से प्रॉब्लम हो गया? गिलगित बल्तिस्तान में ना आपको बोलनी आती जबान, ना उन लोगों का आपसे कनेक्शन। उनका तो ज्यादा गिलगितियों का ताल्लुक लद्दाखियों से, या जो चीन की तरफ आप जाएं तो वहाँ नगर का इलाका है, हुंजा का है, उन वो बेल्ट थी ना। आपने कहा ये हमारा, अरे भाई उसके अंदर शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के मुस्लिम लीडर थे इलेक्टेड, वो तक कह रहे हैं कि इंडिया के साथ, इंडिया के वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। आपने फौज भेज दी, तो मोरालिटी कहां से आ गई? क्यों झूठ बोल रहे हैं हम लोगों को कि कश्मीर के लिए आखिरी दम तक ये नहीं करेंगे? अरे यू डोंट, जो ईस्ट पाकिस्तान आपका अपना हिस्सा था, जिस पे किसकी बेसिस पे पाकिस्तान बना, उस पे तो आप क्लेम कर नहीं सकते। हमारा ज्यादा क्लेम ईस्ट बांग्लादेश पे है या कश्मीर पे है? बांग्लादेश पे है। ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर चाहिए हमें, अब बांग्लादेश जाने दो? अरे बांग्लादेश ही में तो बना पाकिस्तान। तो झूठ की इंतहा कर दी। अब बच्चों को कई नस्लों का झूठ बोल रहे, कोई ये नहीं पढ़ाता कि तुमने क्यों बांग्लादेशियों से कहा कि पाकिस्तान बन जाओ। कितनी लेकिन कश्मीर का एक इशू, कश्मीर का ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में दोनों, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया का इसलिए भी इंटरेस्ट है क्योंकि पानी वहीं से आ रहा है और कश्मीरी ये चाह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से उसको बेच भी सकते हैं, कुछ और वो कर सकते हैं। तो वाटर इशू जो है वो अगली जंग जो है वो पानी के ऊपर ही होनी है। अगली जंग इस पे नहीं होनी कि कश्मीर दे दो या कोई और कंट्री दे दो, लेकिन पानी के ऊपर अगली जंग जानी है क्योंकि पानी हर जगह खत्म हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन इस इशू के ऊपर कोई बात नहीं करता, इसीलिए कश्मीर से हम भी हटने को तैयार नहीं है और इंडिया भी हटने। आप कहाँ हैं जो हटने के लिए तैयार हो? आपने तो किसी के बगैर कहे चाइना को जमीन दी अपनी, तो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने तोहफे में दी भिकमंगियों की तरह। वो हमारे यहाँ घरों में आते थे, पुराने बर्तन, ये दे दो, पीतल दे दो, ये कर दो, और उसकी जगह वो कुछ बेच जाते थे। अगर खैर आपके जमाने में नहीं होता होगा, कराची में पहले यही होता था, रेवड़ी बेच रहा है, भी होता है। हमने अपनी मुल्क की जमीन अगर कहने दे दिया चीन को। ये 61 की बात कर रहा हूं मैं, ये 62 की वॉर से पहले की बात कर रहा हूं। और सीधी बात है कि अगर आपका कोई क्लेम होता तो वो तो नेहरू जी गए ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने तय किया ना। इंडिया ने तो नहीं अपने तरह से, सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए, इंडिया ने कहा ठीक है। स्टेप नंबर 1, all Pakistani civilians and military officials who did not live there in 1947 August 14 have to withdraw from there. That's step number 1. अगर ये इंडियन जरा थोड़े बहुत इतने मेंटली फ्रोजन लोग नहीं होते तो ये तो कहते ठीक है कल रेफरेंडम है, हटाओ चीन की फौज को। आपने तो चीन को भेज दिया। आपके कश्मीर में चाइना के प्रिजन्स हैं, उन प्रिजन्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं। वो फ्री लेबर जो चाइना का है
वो जब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट बिड करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो चाइनीज कंपनी के पास तो फ्री लेबर है, आप कैसे बीट करेंगे उसको? लेकिन हर नहीं, एक के साथ सर, हर एक के साथ झगड़ा करने से फायदा तो कोई नहीं होगा ना भारत को। झगड़ा क्या है? पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, नेपाल के साथ भी प्रॉब्लम है, इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के साथ भी मसला है, ईरान के साथ भी नहीं प्रॉब्लम है। देखिए, दोनों कंट्रीज कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर रही। नहीं बहुत प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया, आप फिक्र नहीं करें इसकी बात सुने। हाँ, फिक्र इस नहीं वक्त करें। ये यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस के सामने भी जो सीईओज आए थे, उसमें जो गूगल का हेड था वो बैठा हुआ था, वो इंडिया का पढ़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वाला, पता नहीं कितने टॉप लीडर्स इनके जो हैं यहाँ बैठे हुए। हमारा पाकिस्तानी है वो शरारत के उसमें है, पिटाई किसकी कर दो, पेंट किसके मुंह पे फेंक दो, बम कहाँ चला दो, बेटियों की पिटाइयां करो। मैंने तुम्हें देखा था किसी के साथ, कहाँ गई थी? छोटा भाई 10 साल छोटा है, वो बहन की पिटाई कर देता है। आज के अमेरिका में ये इसी में लगे हुए मगर ये कल्चर तो दोनों में, ये ऑनर किलिंग और ये ऑनर, ये सो कॉल्ड गैरत, ये अमेरिका में कंट्री है। देखिए, ऑनर किलिंग जो है ना, वो एक जहनी फतूर का नतीजा है, जिसमें औरत को एक कमोडिटी समझा जाता है कि तू मेरी बिक्री ले गया, मैं देख लूंगा। इट इज वर्स देन दैट। द पॉइंट इज, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में पप्पू टाइप के इंडियंस से मेरा गिला है कि वो अम्मा अम्मा करते रहते, साड़ी का पल्लू लेके मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कोई लड़की किसी के दबाव में हो। मैं जहाँ डाउनटाउन में रहता हूँ, बेतहाशा इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं, लड़कियां काम करती हैं, आती हैं जाती हैं, सब है। बट द इशू इज कि इन द इंटरनेशनल अरीना यू हैव नो स्टैंडिंग अदर देन बीइंग अ ट्रबल मेकर। आपको ठेका दिया जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कहाँ चोरी उचक्का बम मारना है। तो इंडिया से इनको डर ये है कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट democracy, it is the world's oldest civilization, and India can live on its own no matter if the whole world dies. India will still exist. इंडिया के पास समुंदर है, इंडिया के पास पहाड़ है, एवरेस्ट और K2 से लेके आपका मालदीव्स और अंडमान आइलैंड और निकोबार, ये तमाम हिंदुस्तान कहलाता है। जस्ट बिकॉज इधर अलग हो गया, वो उधर हो गया कि जी जापानी ने बना दिया वहां पे, ये बात नहीं है। आप इसको क्यों नहीं हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुसलमान समझते हैं कि यू आर इनहेरिटर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओनली एग्जिस्टिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन, और आप बनना चाह रहे हैं अरब। देखिए, मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन में बताता हूं। जब गुप्ता डायनेस्टी अपने अरूज से गिरी, वो साल है 527 का, दैट इज द ईयर व्हेन द प्रॉफिट वाज बोर्न इन हिजाज। एक जगह एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, दूसरी जगह आपको आज तक नहीं पता कि ये हिजाज का कोई बादशाह था नहीं था, इधर कोई कंट्री थी। ये ईरान, ये बिजेंटिनियन, ग्रीस, मिस्र, फलस्तीन, ये सब इलाके थे, यमन, ये इलाके में कुछ नहीं, ना कागज, ना पेंसिल, ना इंक, ना दरिया, ना बारिश। आपने बैठ के उसको सिविलाइजेशन को जो आपकी बनती है, गुप्ता से सिविलाइजेशन हमारा भी ताल्लुक है, सिंध के अंदर जो था, जो पंजाब में है, हमने सब छोड़ दिया और कहा नहीं वो जो अरब कर रहे हैं ना, हमें वो करना है। कोई तुर्क को देखा कोई कहता है कि मैं अरब बनना चाहता हूं? कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई ईरानी कहता हो कि मैं अरब बनना चाहता हूं। उनके अपने नाम है, उनके अपना कल्चर है, उनके मातम करने का तरीका अलग है, अरबों का अलग है। खैर, अरबी दुनिया के अंदर तो शिया था ही नहीं कोई, बिलीव मी। ये सिर्फ इंडिया में पनाह मिलती थी या सेंट्रल एशिया में इस्माइलियों की वजह से मिल जाती थी, या थोड़े बहुत ये जो साउथ लेबनान में। ये अब से 50 साल पहले तक शिया बच्चों की कमीजें उठा के दूसरे बच्चे देखते थे कि शिया इसकी दुम है या नहीं है। ये हरासमेंट थी अरब वर्ल्ड में, अहले तशी की। आपको नहीं ना, आप लोग तो खुशकिस्मत हैं जो शिया
हिंदुस्तान आ गए? क्या आपकी प्रोटेक्शन थी? और ना कहीं छोड़ा किसी ने। अब ये कैसे हो सकता है कि मिस्र, जो फातिमी डायनेस्टी और अल अज़हर यूनिवर्सिटी, फातिमा ज़हरा नाम की यूनिवर्सिटी, वहां एक शिया नहीं बचा? ये कैसे मुमकिन है? ये इसीलिए इसी तरह मुमकिन है कि आपने सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथ से लेके फातिमाइड डायनेस्टी को ऐसा गर्क किया कि पहले लोग भागे यमन, कुछ भागे सेंट्रल एशिया, और यमन से एंड में कहीं दुनिया इस्लाम में जगह नहीं मिली तो वो हिंदुस्तान आ गए। अब हिंदुस्तान आके बजाय इसके कि वो कहें कि भाई शुक्रिया, आपने बड़ा एहसान है, यहाँ और भी लोग यहूदी आए हैं, ज़ोरास्ट्रियन आए, हमने कहा नहीं भाई, हम पाकिस्तान बनाएंगे। लो कर लो बात, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। वो सत्यानाश हुआ इस मुल्क का। इतने लोग डफर होते जा रहे, इतने अच्छे लोग, इतनी पोटेंशियल पाकिस्तानियों में, कोई लीडरशिप नहीं। परवेज हुड बॉय की तो नहीं चल रही ना वहां तो अब भी हाफिज एक दिन पिटाई हो जाएगी। देख सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें ये लोग एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट राम मंदिर अयोध्या के बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा ख़ास बात यही लगी इस डिबेट में, और इसमें ये आरज़ू काज़मी बेसिकली पूछ रही हैं कि क्या ये सही है कि हम लोगों ने मतलब कि जो मंदिर तोड़ कर पहले वो बना दी मस्जिद बनाने के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद अब दोबारा से ये मंदिर बना रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है? अगर राम होते तो क्या वो ये चाहते कि इस तरह से होता? तो इस पे बेसिकली मुझे जहाँ तक इन्होंने जो अच्छे से एक्सप्लेन किया अबाउट राम मंदिर, तो मैं अपना ओपिनियन जहाँ तक मुझे जो सही लगता है मैं यही कहूँगी कि इन्होंने जो देखो, पहले तो ये बनता था कि हमें मंदिर तोड़ना बनता नहीं है हमारा। अगर चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर आप तोड़कर आप अपना मस्जिद बना रहे हो, तो ये एक गलत चीज़ है। किसी के आप इमोशंस के साथ खेल कर आप अपनी इबादतगाह बनाते हो, तो ये एक गलत चीज़ है। वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि आप नमाज भी पढ़कर अल्लाह ताला को सेटिस्फाइड करते होगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर मज़हब में रिस्पेक्ट करना लिखा है। हर किसी की रिस्पेक्ट करो, मज़हब की रिस्पेक्ट करो। आप किसी के मज़हब का मजाक उड़ाओगे, कल को कोई आपके मज़हब का मजाक उड़ाएगा, तो ये चीज़ें होती हैं और ये गलत चीज़ होती है। तो इस चीज़ पे हमें किसी का दिल को दुखाना नहीं चाहिए। ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि ये मस्जिद बनाना गलत है बेसिकली। तो ठीक है, मस्जिद तोड़कर अगर वो मंदिर बना रहे हैं तो बनाने दें, क्योंकि मंदिर बनना ही है वहाँ पर, क्योंकि शुरू से ही वो मंदिर था। उसके बाद इन्होंने एक मस्जिद बनाई जो कि ज़बरदस्ती की एक मस्जिद बनाई गई थी, तो उसको तोड़कर अगर दोबारा से ये लोग मंदिर बना रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए किसी को भी। मस्जिद आप बनाएं, पूरी दुनिया में इतनी सारी जगहें रखी हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर मस्जिद बनाएं, लेकिन किसी की इबादतगाह को तोड़कर अपनी इबादतगाह अगर कोई बनाता है तो ये एक बहुत ही सरासर गुनाह भी है, गलत भी है। और इस तरह से आप इबादत अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर इशू उठा रहा है और इंडिया के पास भी पानी नहीं है, पाकिस्तान के पास भी ख़त्म हो रहा है, मतलब दोनों के पास पानी की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से ये लोग कश्मीर का इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और अब बांग्लादेश, यार भले बांग्लादेश पे भी ये जितना भी फोकस कर लें, बांग्लादेश अभी कंट्री बन चुकी है और पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुकी है। बड़ी तो नहीं, खैर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जिनको इन लोगों ने छोटा समझा था, जिनको ये लोग मतलब कि जिनकी ये लोग नस्लें चेंज करने को चले थे, वही लोग हैं जो आज पाकिस्तान जैसे मुल्क को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे नहीं लगता कि अब बांग्लादेश के लिए यह आवाज़ उठाएंगे तो बांग्लादेश इनके हैंड ओवर हो जाएगा या इनके हक में कोई भी फैसला होगा। तो बांग्लादेश वाले वैसे भी खुश ही हैं अपनी कंट्री में और अपनी सारे मामलात में। तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों के ऊपर जो होना था सो हो चुका, लेकिन अगर हमें बात करनी चाहिए तो अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करनी चाहिए, अपनी डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। जैसे कि अभी जो है
इंडिया के मुस्लिम्स जो हैं वो जो राम मंदिर है उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और अब लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो गया है, मस्जिद तोड़ दी गई है। तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स भी इस हक में जो समझते हैं इन चीज़ों को वो एग्री करते हैं कि ये ठीक फैसला है। मस्जिद की जगह अगर मस्जिद टूट चुकी है तो मंदिर बनना चाहिए। तो खैर मैं तो यही कहूँगी कि किसी को भी आप हर्ट करके इस तरह से कोई भी अपनी इबादतगाह ना बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात, हम अरब से बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अरबी बेसिकली अरबी जो हैं वो उनको ये है कि लोग तुर्की जो है, तुर्की अलग हैं, अरबी अलग हैं, ईरानी अलग हैं, हर किसी का अपना है। ईरान में और तुर्की में मैंने देखा है कि ज़्यादातर शिया लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर पाकिस्तान में और इंडिया में भी बहुत सारे शिया लोग हैं। तो खैर बात अगर हम करते हैं अरबी से हम क्यों मिलते हैं, तो अरबिक बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अरबियों से जो है, एक तो हमारी इबादत गाह वहाँ पर है, तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि ये अराब को इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और दूसरी बात कि अराब जो है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अराब से जो है वो गवर्नमेंट को बहुत कुछ मिला है अब तक। तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि अराब से ये जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि चाइना के साथ इन लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मैंने आजकल देखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग देखते रहते हैं एवरीडे। बट ये है कि आजकल तो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो मतलब होने वाला है, सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी आने वाले वक्त में। तो खैर यही सारी चीज़ें हैं। बाकी नेपाल की बात कर रहे थे कि राम जी जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि नेपाल में पैदा हुए हैं। तो इसके बारे में आप मुझसे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ही राम जी जो हैं वो नेपाल में हुए थे या फिर इंडिया में हुए थे। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानना चाहती हूँ। और बाकी वो थोड़ा सा फ़नी पार्ट हो गया था जब वो बात कर रहे थे कि लड़कियों को बेसिकली हर कोई गैरत के नाम पर उनके ऊपर दबाव डाल रहा होता है कि तुमने उससे बात नहीं करनी है, तुम उसके साथ क्यों गई थी, तुम ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो। मतलब वो गैरत के नाम पर, क्योंकि हमें बाहर घूमना होता है, हमें बाहर जाना होता है, ये हर जगह पर इस तरह की हमें चीज़ें नज़र आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, कि वो बाहर गई है, वो उससे बात कर रही है तो यकीनन उसकी कोई गलत इंटेंशन होगी या फिर कुछ गलत होगा। लेकिन हम हमेशा ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई जान पहचान अच्छी हो सकती है, सलाम दुआ अच्छी हो सकती है, फ्रेंड बन सकते हैं अच्छे, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव हो। तो हम इस चीज़ के ऊपर रोकथाम लगाकर फिर हम ये कहते हैं कि लड़के जो हैं वो बाहर जाते हैं डेली, उनका उठना बैठना है, तो फिर उससे ये होगा कि लड़की अगर उसकी सिस्टर बाहर जा रही है किसी के साथ तो उसका नाम जो है वो ख़राब होगा, या फिर लोग उसको टॉन्ट करेंगे, उससे उसका मजाक उड़ाएंगे, बातें करेंगे कि तेरे में तो कोई गैरत ही नहीं है, तुम अपनी बहन को संभाल नहीं सकते हो, या फिर माँ को नहीं संभाल सकते, बीवी को नहीं संभाल सकते। तो ये चीज़ें जो है ना आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग आजकल ना एक दूसरे को मार भी देते हैं। और सिंध में एक अंदरून सिंध में बेसिकली एक अगर कोई किसी को पसंद करता है या फिर कोई बात कर रहे हैं तो उनको काली का नाम देकर कारी, तो उसको जो है वो उसका मुंह काला करके पता नहीं क्या किया जाता है, उनको तो बहुत बुरी सज़ा दी जाती है और शायद मार भी दिया जाता है, माइट बी। तो खैर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गैरत के नाम पे बहुत सारी होती हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसमें सिर्फ जो है लड़कियां जो होती हैं उन्हीं को ही ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जबकि अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो लड़के वही होते हैं जो अपनी सिस्टर्स के पास आकर कहते हैं कि मेरी अपनी उस दोस्त से सेटिंग करवा दो, मेरी इस लड़की से जो है वो बातचीत करा दो, या इससे जो है मेरी तारीफ़ कर दो, ये वो। तो मतलब वो अपनी बहनों से तो खुलकर बात कर लेते हैं, लेकिन अगर उनकी बहनें अगर इस बारे में सोची भी दूर दूर तक, तो उनके साथ फिर गैरत का नाम आ जाता है कि वो गैरत है। तो क्या यार वो गैरत नहीं है जो आपकी जो बहनें हैं जिनसे आपने सेटिंग की है, क्या वो किसी की गैरत नहीं है, क्या वो किसी की बहनें नहीं हैं? तो हम हमेशा अपनी बहनों पे ही आके क्यों गैरत झाड़ना शुरू हो जाते हैं।
सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। अनफॉर्चुनेटली हमें ये गैरत करके बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत सारी जानें गंवा दी हैं और पता नहीं इन फ्यूचर कितनी हमने गंवा देनी है। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।